हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 5 जिसका हेडिंग है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़ और कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हिंदी में पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता भी कहा जाता है। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में शेयर किया आपके साथ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में बताया गया कि वो सारे के सारे एग्रीमेंट लॉ से एनफोर्सेबल होते हैं जो अनुबंध करने की क्षमता रखने वाले पर्सन्स के द्वारा किए जाते हैं, यानी कि ऐसे पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं, एलिजिबल हैं, जिनमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वैलिड होंगे, वो लॉ से एनफोर्सेबल होंगे। सेक्शन 11 में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी की डेफिनेशन को बताया गया है। पहले हम उस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर हम उसको समझेंगे। डेफिनेशन है, एवरी पर्सन is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है, उसका मतलब क्या होगा, अगर एक जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो रहा है, अगर वो पर्सन मेजर है, वो पर्सन साउंड माइंड का है और उसे लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो वो पर्सन कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से लॉफुल होगा, लॉ से एनफोर्सेबल होगा। तो किसी भी पर्सन के साथ जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिन पर्सन्स के बीच में किया जाता है, तो वो मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए और लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर नहीं किए गए होने चाहिए। कौन से लॉ के द्वारा? जो लॉ उन पर अप्लाई होता है। अब हम इसी डेफिनेशन को अगर एलोब्रेट करें तो इससे हमें जो चीज़ें समझ में आएंगे कि वो पर्सन मेजर होना चाहिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसका मतलब अगर वो पर्सन माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं माना जाएगा। वो पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो उसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। वो पर्सन डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर नहीं किया गया होना चाहिए। इसका मतलब अगर वो डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर नहीं किया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब इस चैप्टर में जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं वो ये हैं कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी की शर्त को पूरा नहीं करता, यानी कि अगर एक माइनर है, एक अनसाउंड माइंड वाला पर्सन है, एक लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर किया गया पर्सन है, ऐसे लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं तो उन कॉन्ट्रैक्ट की लीगल पोजीशन क्या होती है, उसके बारे में लॉ में कौन कौन से रूल्स बनाए गए हैं। और एक चीज़ बिल्कुल क्लियर इसमें इनिशियल स्टेज पर ही बता दी गई कि अगर एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है और बाद में वो ये कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है ही नहीं, तो उसको अगर इस बात का एडवांटेज लेना है, वो ये कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल ही नहीं था और मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये सिद्ध करने का भार, इसे लॉ में बर्डन ऑफ प्रूफ कहा जाता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटना चाहता है। किस बात का एडवांटेज लेकर के कि उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ही नहीं है, तो इस बात को प्रूव करने की जिम्मेवारी ऐसे पर्सन पर ही होगी जो उसमें से बैकअप करना चाहता है, जो उसमें से विड्रॉ करना चाहता है। अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। ये पार्ट होगा कि अगर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं हैं, तो उन कॉन्ट्रैक्ट की लीगल पोजीशंस क्या होगी। हम इसमें सबसे पहला पार्ट लेते हैं माइनर। माइनर का मतलब नाबालिग व्यक्ति, उसे अवयस्क कहा जाता है। माइनर के बारे में अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि माइनर कौन है। कोई भी ऐसा पर्सन जिसने लॉ के रूल्स के हिसाब से अभी एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन नहीं की है तो वो माइनर कहलाएगा। ऐसा पर्सन जिसने एज ऑफ मेजॉरिटी अभी प्राप्त नहीं की है तो उसे माइनर माना जाता है। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 1875 में सेक्शन 3 है, उसमें ये बताया गया है कि माइनर का मतलब क्या है। उसमें कहा गया है, ए माइनर इज़ अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। माइनर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने अभी 18 साल की आयु प्राप्त नहीं की है। इसके अलावा बहुत सारे लॉज़ के द्वारा, बहुत सारे कोर्ट्स के द्वारा, बहुत सारे सर्कमस्टांसिस में ये भी कई जगह पर मेंशन किया गया कि अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए कोर्ट ऑफ वार्ड ने गार्डियन अपॉइंट कर दिया है, उस पर्सन की एज जब तक 18 नहीं बल्कि जब तक 21 साल की नहीं हो जाती वो पर्सन माइनर ही माना जाता है। लेकिन ऐसा स्पेशल सर्कमस्टांसिस में होगा। वो कब होगा? जब कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने उस पर्सन के लिए
गार्डियन अपॉइंट किया है। नहीं तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जो हमने अभी पॉइंट डिस्कस किया, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट का 1875 का जो सेक्शन 3 है, वही रूल हमें फॉलो करना होता है कि एक पर्सन तब तक माइनर माना जाएगा जब तक वो 18 साल का है। जैसे ही वो 18 साल का हो जाएगा वो मेजर वयस्क की कैटेगरी में आ जाएगा। अब इसमें जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये है कि माइनर के साथ किए गए या माइनर के द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट की लीगल पोजीशन क्या होती है, उसके बारे में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रूल है कि माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट नल एंड वाइड होता है। वो नल एंड वाइड एब इनिशियो होता है। माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट शुरू से लेके एंड तक वाइड है, उसका कोई भी लीगल मतलब नहीं होता। इसका मतलब अगर माइनर किसी दूसरे पर्सन से कुछ झूठ बोलकर कोई चीज़ ले लेता है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो उसके अगेंस्ट कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। माइनर कोई एडवांटेज ले लेता है, कोई बेनिफिट ले लेता है, कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है, तो उस केस में भी उसे उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर वो पूरी नहीं करता है, उसके लिए उसे फोर्स नहीं किया जा सकता है, उसके लिए उस पर केस नहीं किया जा सकता है। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में ही माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट लॉ से इन्फोर्स होता है, लेकिन वो स्पेशल सर्कमस्टांसिस स्पेसिफिकली जो रूल्स के हिसाब से हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में रूल यही है कि माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट नल एंड वाइड होता है, उसे हम किसी भी स्टेज पर लॉ से लागू नहीं करवा सकते हैं। लॉ उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन देता है, उन्हें सपोर्ट करता है, उन्हें गाइड करता है, उनकी गलतियों को माफ़ करता है। माइनर लॉ के द्वारा स्पेशली प्रोटेक्टेड पर्सन्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके पीछे जो लॉजिक है, जो रैशनल है, वो यही है कि माइनर अभी इतना स्मार्ट नहीं होता है, इतना वो मैच्योर नहीं होता है कि वो अपने भले या बुरे को समझ पाए। और समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उसको नुकसान पहुंचाने की नीयत से उसको कॉन्ट्रैक्ट के लिए परसुएट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, तो उसको बचाया जा सके, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, इसके लिए लॉ उन्हें स्पेशल प्रोटेक्टेड पर्सन वाली कैटेगरी में रखता है। अब माइनर वाले पॉइंट को ही हम और एलोब्रेट करते हैं। वो हेडिंग हमारा जो बनेगा यहाँ पर वो है रूल्स रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर, या इसे लीगल पोजीशन ऑफ माइनर भी कहा जाता है। फाइनल एग्जाम के हिसाब से भी आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली कैटेगरी में आता है पॉइंट। हेडिंग है रूल्स रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर और लीगल पोजीशन ऑफ माइनर। अवयस्क द्वारा अनुबंध के नियम या अवयस्क की वैधानिक स्थिति। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है जो हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे वो है, जिसके आसपास ये सारे के सारे बाकी पॉइंट्स घूमेंगे। पॉइंट है एन एग्रीमेंट विद और बाय ए माइनर। आपको ध्यान से सुनना है। एन एग्रीमेंट विद और बाय ए माइनर इज़ वाइड एंड इनऑपरेटिव एब इनिशियो। एक माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट शुरू से लेकर के अंत तक व्यर्थ होता है, उसका कोई लीगल इफेक्ट होता ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है अवयस्क के साथ किया गया ठहराव यानी कि एग्रीमेंट पूर्णतः व्यर्थ होता है, उसका कोई भी लीगल इफेक्ट ना तो अराइज होता है, ना ही उसके अराइज होने की कोई संभावना होती है। वाइड एब इनिशियो का मतलब वाइड फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से लेके ही वो पूरी तरह से व्यर्थ होता है। और ये जो रूल है ये कोर्ट में जो लीडिंग केसेस होते हैं उसमें भी यही फैसला दिया गया था। वो आपको जो केस है यहाँ डिटेल में मेंशन करना ज़रूरी होता है। वो केस था दैट वाज बिटवीन मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, इसमें दो करैक्टर हैं। एक तीसरा इसमें जो पर्सन इन्वॉल्व था उसका नाम था ब्रह्मदत्त। दैट वाज ब्रह्मदत्त जो मोहरी बीबी का हस्बैंड था। इस केस की जो स्टोरी थी, इस केस के जो कंटेंट थे वो इस तरह से थे कि यहाँ धर्मदास घोष नाम का एक व्यक्ति था, वो माइनर था। दैट वाज माइनर पर्सन। अभी उसने 18 साल की एज प्राप्त नहीं की थी, उसे कुछ अमाउंट चाहिए थी, उसे 20,000 रुपये चाहिए थे। उसने ब्रह्मदत्त को अप्रोच किया कि मुझे 20,000 रुपये उधार दे दो। उसने जब ब्रह्मदत्त को अप्रोच किया तो ब्रह्मदत्त ने उसे कुछ पैसा उसी समय एडवांस में दे दिया। 8,000 रुपये उसने शुरू में ही उसको दे दिए। और उसके बाद उसने धर्मदास घोष ने कहा कि मेरे पास कोई चीज़ आप मॉर्टगेज करो, और धर्मदास के पास कुछ प्रॉपर्टी थी, उसने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कराने के जो कागज़ थे वो सारे के सारे ब्रह्मदत्त को दे दिए। ब्रह्मदत्त ने जब मॉर्टगेज के डॉक्यूमेंट तैयार करवाने के लिए वो डॉक्यूमेंट वकील को दिए तो उस समय पता चला कि धर्मदास घोष तो माइनर पर्सन है। लेकिन जो वकील था उन्होंने इस माइनर पर्सन से धर्मदास घोष से ये लिखवा लिया कि वो माइनर नहीं है बल्कि मेजर है। और वो एफिडेविट जब माइनर ने दे दिया उसके बाद ब्रह्मदत्त ने उसे 20,000 रुपये यानी कि बाकी 12,000 रुपये भी दे दिए। और इस तरह से
माइनर के पास 20,000 रुपये चले गए। कुछ समय के बाद जो माइनर पर्सन था, धर्मदास घोष था, उसने कोर्ट में एक केस डाला कि मेरी प्रॉपर्टी का मॉर्गेज कैंसिल कर दिया जाए और मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दे दी जाए, उसके डॉक्यूमेंट मुझे वापस दे दिए जाएं। धर्मदास घोष ने कहा ठीक है, मैं ये सारे कागज़ आपके वापस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप मेरी अमाउंट वापस करो। और जब उसने कहा कि वो तो माइनर है और वो ये पैसे वापस नहीं करेगा, मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट में ये कहा गया कि ये पर्सन माइनर है, इसके साथ किया गया एग्रीमेंट नल एंड वाइड होता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है ही नहीं। ब्रह्मदत्त ने ये कहा कि उसने लिख करके दिया है, उसने एफिडेविट दिया है कि वो मेजर हो चुका है, लेकिन कोर्ट में जो प्लीड किया गया वो यही कहा गया कि अगर एक पर्सन लिख करके भी दे दे कि वो मेजर हो चुका है, लेकिन अगर वो वास्तव में माइनर है तो वो माइनर ही माना जाएगा। और ये जो फैसला था वो धर्मदास घोष की फेवर में दे दिया गया और धर्मदास घोष की फेवर में जब दे दिया गया कि ये सारी प्रॉपर्टी के कागजात उसे वापस कर दिए जाएं। इन बिटवीन जो मामला था, इन बिटवीन जो पर्सन ब्रह्मदत्त था उसकी डेथ हो गई। उसकी वाइफ जो थी मोहरी बीबी, जो हमने शुरू में मेंशन किया, मोहरी बीबी ने प्रीवी काउंसिल में, यानी कि जो हायर कोर्ट उस समय मानी जाती थी, वहाँ पर उस केस को कंटिन्यू किया। लेकिन प्रीवी काउंसिल में भी यही फैसला दिया गया कि एक पर्सन जो माइनर है वो चाहे लिख कर के भी क्यों ना दे दे कि वो मेजर हो चुका है, माइनर रिमेन्स माइनर। और जिस समय उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं था और माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट नल एंड वाइड होता है। तो ये केस है जो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये नियम हमने एक्सप्लेन कब किया कि जब माइनर ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। माइनर जो है वो अपना प्रॉमिस पूरा करने से मना करता है तो भी माइनर को एडवांटेज मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और माइनर ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, लेकिन दूसरी पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करने से मना करती है, माइनर ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया लेकिन दूसरी पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए मना कर दिया, तो यहाँ पर कानून माइनर का साथ देगा। वो दूसरी पार्टी को ये कहेगा कि आपका जो प्रॉमिस है माइनर के लिए आप उसे पूरा करो, यानी कि यहाँ भी जो एडवांटेज मिलेगा दैट विल बी गिवन इन द फेवर ऑफ माइनर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है जिसके आसपास ये सारे का सारा चैप्टर घूमेगा, अगले सारे रूल्स इसी पॉइंट के आसपास घूमेंगे। लेकिन हमने फिर यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है कि माइनर को स्पेशल सर्कमस्टांसेस में लायबल भी ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा रूल है जो लीगल पोजीशंस में आता है वो है कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जीवन की आवश्यकताओं के संबंध में किया गया अनुबंध। अगर एक पर्सन माइनर है और वो अपनी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को लॉ में डिफ़ाइन किया गया है कि अगर एक पर्सन नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ का मतलब वो रोटी कपड़ा मकान के लिए, मकान के किराए के लिए, भोजन के लिए, कपड़ों को ख़रीदने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके पास पैसे नहीं है, वो इन चीज़ों के लिए पैसे लेता है या सामान लेता है, वो अपने या अपनी अगर उसकी शादी हो चुकी है अपनी पत्नी या अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ उनकी इलाज के लिए कुछ पैसे लेता है, उनके एजुकेशन के लिए पैसे लेता है, अपने एजुकेशन के लिए पैसे लेता है, वो एक मिनिमम सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए पैसे लेता है, मैरिज के लिए पैसे लेता है, ट्रैवलिंग के लिए पैसे लेता है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा के लिए वो अगर वो पैसे लेता है, तो ये सारी चीज़ें नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ में कवर होती हैं। नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ का जो रियल लाइफ में मीनिंग है, जो एक आदमी को जीवित रखने के लिए बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट उसके पास होनी ही होनी चाहिए, उन्हें नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ कहा जाता है। और नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ की जो डेफिनेशन है वो लॉ में पर्सन के स्टेटस के साथ जोड़ करके भी एक्सप्लेन की गई है। जो अमीर आदमी है उनका नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ अलग होता है, गरीब आदमी का नेसेसिटी ऑफ लाइफ अलग होता है। वो पर्सन जो एक समय बहुत अमीर था लेकिन अब वो गरीब हो गया है तो भी उसकी जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं वो अलग तरह से कंसीडर की जाती हैं। लेकिन नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को कभी भी लग्जरी के साथ जोड़ करके नहीं रखा जाता है। नेसेसिटी का मतलब नेसेसिटी ही होना चाहिए। अब यहाँ रूल क्या है कि अगर एक पर्सन माइनर है और वो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के लिए किसी दूसरे पर्सन से कोई पैसा लेता है, कोई बेनिफिट एक्वायर कर लेता है, कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है, तो यहाँ पर उसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वैलिड माना जाएगा। वैलिड माना जाएगा का मतलब कि यहाँ माइनर को उसके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। माइनर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने से मना नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ भी माइनर को एक स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है, वो ये है कि ऑफ कोर्स माइनर लायबल होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, लेकिन अगर माइनर के पास वापस करने के लिए
पैसे नहीं हैं तो वहाँ माइनर को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। वहाँ क्या चीज़ तय की जाएगी कि ऐसी सिचुएशन में अगर माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी है तो कोर्ट में अगर वो मामला जाएगा, कोर्ट उस माइनर को वो प्रॉपर्टी बेच करके नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के लिए उसकी जितनी लायबिलिटी बनती थी उस पर्सन के टुवर्ड्स, जिससे उसने ये सारी चीज़ें ली थी, उस पर्सन के टुवर्ड्स उसे वो लायबिलिटी पूरी करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर उसके पास इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो माइनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसका मतलब माइनर यहाँ रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन शर्तें लागू हो जाती हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है लीगल पोजीशंस के बारे में वो है माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिज बेनिफिट। माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिज बेनिफिट अवयस्क द्वारा अपने लाभ के लिए किया गया अनुबंध। अगर एक पर्सन माइनर है, वो अपने बेनिफिट के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपने आप को सेटल करवाने के लिए कोई किसी दूसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है, वो लॉ से एनफोर्सेबल होता है। और इस केस में जो दूसरा पर्सन उसकी एजुकेशन पे, उसके कैरियर पे, उसको सेटल करने के लिए, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए जितना भी पैसा खर्च करता है, यहाँ माइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारा पैसा वो उस पर्सन को देगा। लेकिन यहाँ भी वही रूल अप्लाई होगा कि अगर माइनर पैसा देने से मना करता है, मामला कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि अगर माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी है तो उस केस में माइनर उस प्रॉपर्टी को बेच करके इस पर्सन के, जिससे उसने एडवांटेज लिया था, उस पर्सन के पैसे उसे देने के लिए ऑर्डर जारी कर सकता है। लेकिन अगर माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो वहाँ माइनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यहाँ एक केस है, जब आप बुक में इसे पढ़ेंगे तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, दैट वाज बिटवीन रॉबर्ट वर्सेस ग्रे, रॉबर्ट वर्सेस ग्रे। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल हमारा आता है वो है कॉन्ट्रैक्ट बाय पेरेंट्स एंड गार्डियंस ऑफ माइनर। कॉन्ट्रैक्ट बाय पेरेंट्स एंड गार्डियंस ऑफ माइनर अवयस्क के माता पिता या संरक्षक द्वारा किया गया अनुबंध। अगर एक माइनर की भलाई के लिए, उसको सेटल करने के लिए, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए माइनर के पेरेंट्स माइनर की सहमति से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो उस केस में, उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी भी तरह की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्यूचर आती है तो माइनर के पेरेंट्स और माइनर के गार्डियन को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। माइनर पर्सनल लायबल नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बिहाफ पर उसके पेरेंट्स के द्वारा, उसके गार्डियन के द्वारा किया गया था, तो माइनर के पेरेंट्स और गार्डियन उसके बिहाफ पर रिस्पॉन्सिबल होंगे। उन्हें उस कॉन्ट्रैक्ट में उत्पन्न होने वाली, अराइज होने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ शर्त ये लागू होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर की भलाई के लिए किया गया होना चाहिए, चाहे वो इवन माइनर की मैरिज हो या माइनर के जॉब के बारे में हो या माइनर को सेटल करने के बारे में हो। इन सभी सर्कमस्टांसेस में माइनर के पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर कैन नॉट बी रेटिफाइड ऑन हिज बिकमिंग मेजर। माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रेटिफाइड ऑन हिज बिकमिंग मेजर। माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट उसके मेजर हो जाने पर रेटिफाई यानी कि पूरा नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक पर्सन माइनर है, जिस समय वो माइनर था उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, सपोज वो 17.5 साल का है, 17.5 ईयर का है, वो दूसरे पर्सन से पैसा उधार ले लेता है कि आप मुझे पैसे दे दो, 6 महीने के बाद मैं मेजर हो जाऊंगा, मैं बालिग हो जाऊंगा और उस समय मैं ये पैसा वापस कर दूंगा। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या होगी कि माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट अगर बाद में पूरा करने की बात होती है, बाद में का मतलब जब वो मेजर हो रहा है, तो भी उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई लीगल मतलब नहीं होता है। इसका कारण क्या है कि कारण यही है कि जिस समय वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है उस समय वो माइनर है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट उस पर्सन के मेजर हो जाने पर एज इट इज़ रेटिफाई नहीं किया जा सकता। ये हो सकता है कि बाद में वो नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लें, लेकिन वो नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो तब कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब वो मेजर हो चुका होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस पहले वाले से बिल्कुल अलग होगा, उसका पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी लेना देना नहीं होता है। इसमें एक और रूल है, वो है डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल कैन नॉट बी अप्लाइड और डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट माइनर। इसे कहा जाता है अवयस्क के विरुद्ध अवरोध का सिद्धांत लागू नहीं होता।
अवरोध का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल का मतलब क्या है कि अगर एक पर्सन झूठ बोलता है, गलत इन्फॉर्मेशन देता है सामने वाली पार्टी को, और उस गलत इन्फॉर्मेशन के बेस पे, झूठ के बेस पे, डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन के बेस पे, मिस रिप्रेजेंटेशन के बेस पे दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए तैयार कर लेता है और बाद में सच्चाई का पता चलता है, तो वहाँ ऐसे केस में नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, नॉर्मल का मतलब कि अगर हम वास्तव में मेजर होते हुए ऐसा करते हैं, बालिग होते हुए ऐसा करते हैं, तो दूसरी पार्टी हम पर लीगल एक्शन ले सकती है, हमें वहाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर एक पर्सन माइनर है और वो इस तरह की कोई गलत काम करता है, तो बाद में सच्चाई का पता चलने पर भी माइनर के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता है, माइनर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाता है। इसलिए कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट माइनर। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है माइनर एज एन एजेंट। एजेंट कौन होता है? वो पर्सन जो बिज़नेस में हम अपॉइंट करते हैं, जो हमारे लिए, हमारे बिहाफ पर, हमारे द्वारा दिया गया काम करता है, उसके काम के बदले में हम उसे रेमुनरेशन पे करते हैं। वो सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एजेंट के द्वारा किया गया काम हमारे द्वारा किया गया काम माना जाता है। एजेंट के सभी कामों के लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम उसके प्रिंसिपल या एम्प्लॉयर कहलाते हैं, वो हमारा एजेंट कहलाता है, और हम दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का बेसिक फंडामेंटल रूल है कि एक एजेंट अगर कोई गलती करेगा तो उसके लिए उसका प्रिंसिपल, उसका एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन एक एजेंट अगर फ्रॉड करता है, मैनिपुलेशन करता है, तो भी प्रिंसिपल तो रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन बाद में प्रिंसिपल वो सारी गलतियों के लिए एजेंट को जिम्मेवार ठहरा सकता है। अब हमने ये बात किसके साथ जोड़ दी? माइनर के साथ, कि क्या माइनर एजेंट हो सकता है? हाँ, माइनर को एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है। माइनर के सभी कामों के लिए, माइनर एजेंट के सभी कामों के लिए उसका प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन अगर माइनर कोई गलती करता है, कोई फ्रॉड करता है, कोई मैनिपुलेशन करता है और उस वजह से प्रिंसिपल को कोई नुकसान होता है, तो प्रिंसिपल को वो नुकसान माइनर से रिकवर करने की कोई भी परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि माइनर जो पर्सन है, अगर हम उसे एजेंट अपॉइंट करते हैं तो हम उसकी पर्सनल लायबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो बेटर यही होता है कि माइनर को एजेंट के रूप में अपॉइंट ना किया जाए, क्योंकि हम उसको उसके कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकेंगे। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है माइनर एज ए पार्टनर। माइनर एज ए पार्टनर की अगर हम बात करें, क्या माइनर को पार्टनरशिप में पार्टनर के रूप में शामिल किया जा सकता है? उसका जवाब ये है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो हम बाद वाले आने वाले इस टाइम में पढ़ेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये कहा गया कि जो पर्सन पार्टनर्स होते हैं वो अगर चाहें सभी पार्टनर्स की सहमति से एक माइनर पर्सन को पार्टनर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है, एडमिट करवाया जा सकता है। लेकिन एक पार्टनर होने के समय माइनर अगर वो पर्सन है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदार होगा, उससे लॉसेस में हिस्सेदारी देने के लिए नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब माइनर सिर्फ प्रॉफिट्स में शेयर लेगा, लॉसेस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो इस तरह से माइनर को पार्टनरशिप में शामिल करवाया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर इस चीज़ से बचा जाता है क्योंकि माइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट नील होती है। नेक्स्ट इसमें रूल जो आता है लीगल पोजीशंस में वो है माइनर एज ए शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी कंपनी के शेयर खरीदता है पैसे दे करके, जो आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं, शेयर खरीदे जाते हैं, तो हम उसमें एप्लीकेशन मनी की बात करते हैं, अलॉटमेंट मनी की बात करते हैं, हम उसमें उसकी कॉल मनी की बात करते हैं। अगर एक पर्सन माइनर है और वो किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है और उस शेयर की बाद में पोजीशन क्या होगी, उसका आंसर क्या होगा कि अगर एक पर्सन माइनर है वो शेयर खरीद सकता है, लेकिन अगर वो बाद में पेंडिंग अमाउंट, बैलेंस अमाउंट देने से मना करता है तो उसके शेयर को फॉरफिट नहीं किया जा सकता, जब्त नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए माइनर को शेयर होल्डर आमतौर पर नहीं बनाया जाता है, उसे शेयर होल्डर बनाने से बचा जाता है, या उससे जो शेयर इश्यू किए जाते हैं वो फुली पेड शेयर इश्यू किए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है श्योरिटीज़ लायबिलिटी फॉर माइनर। श्योरिटी लायबिलिटी फॉर माइनर का मतलब होता है अवयस्क के लिए प्रतिभू का दायित्व। श्योरिटी को हम गारंटर भी कहते हैं। यहाँ हमें जो पहले पॉइंट क्लियर होना चाहिए वो है कि श्योरिटी कौन होता है। श्योरिटी का मतलब गारंटर होता है वो पर्सन जो हमारे बिहाफ पर हमारे लिए गारंटी देता है। यहाँ प्रोडक्ट की गारंटी की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम
किसी पर्सन के द्वारा दिए गए लोन के बारे में दी गई गारंटी की बात करते हैं। आपने बैंक से लोन लेना है, आपने बैंक को अप्रोच किया, बैंक कहता है ठीक है हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप किसी पर्सन की गारंटी दो। यहाँ आपका दोस्त आपके बिहाफ पर गारंटी देने के लिए तैयार हो जाता है, तो आप पैसा उधार लेने वाले हो गए, बैंक पैसा उधार देने वाला हो गया, आपका दोस्त गारंटर हो गया, श्योरिटी हो गया, जिसने इस बात की गारंटी दी कि अगर आप लोन वापस करने में गलती करेंगे तो उसकी जिम्मेवारी आपके दोस्त की होगी। यहाँ पर अगर वास्तव में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, यानी कि आप लोन वापस नहीं कर पाते हैं, तो बैंक गारंटर से आपके दोस्त से वो पैसा वसूल कर सकता है। लेकिन हम यहाँ अगर बात कर रहे हैं माइनर के कंटेक्स्ट में कि माइनर का जो पर्सन माइनर के लिए जो पर्सन श्योरिटी बनता है, तो क्या वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्योंकि माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट तो नल एंड वाइड होता है। इसका मतलब जब वो श्योरिटी के साथ एग्रीमेंट करेगा तो वो भी नल एंड वाइड होना चाहिए। लेकिन लॉ में ये मेंशन किया गया कि अगर एक पर्सन माइनर का श्योरिटी बनता है और ऐसी सिचुएशन में माइनर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करता है, तो माइनर के श्योरिटी की लायबिलिटी बनी रहेगी, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसे अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कहा गया कि माइनर को प्रोटेक्शन मिल सके, माइनर के लिए लोग उसे सपोर्ट करने के लिए सामने आएँ। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है पोजीशन ऑफ माइनर इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पोजीशन ऑफ माइनर इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो मोड ऑफ पेमेंट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल होता है चेक, इसके अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। कोई भी पर्सन अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है और वो पर्सन माइनर है, तो माइनर पर्सन चेक की अगर हम बात करें, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें या प्रोमिसरी नोट की बात करें, वो उन्हें ड्रॉ कर सकता है, यानी कि वो उन्हें यूज़ कर सकता है, उन्हें वो लिख सकता है, वो उन्हें एंडोर्स कर सकता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है, तो यहाँ पर इस माइनर पर किसी तरह का कोई भी कोर्ट केस नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब यही होता है कि माइनर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होते हैं तो माइनर को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। नेक्स्ट रूल इसमें आता है वो है माइनर एज ए जॉइंट प्रोमाइज़र। माइनर एज ए जॉइंट प्रोमाइज़र का मतलब अवयस्क संयुक्त वचनदाता के रूप में। अगर दो लोग मिलकर के किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इन दोनों लोगों में से सपोज ए और बी हैं, ए मेजर है और बी माइनर है, तो यहाँ पर ए और बी जॉइंट प्रोमाइज़र हो जाएंगे। और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जब लायबिलिटी पूरी करनी होगी तो वहाँ पर जो लायबिलिटी पूरी करने की बात आएगी तो वहाँ मेजर जो प्रोमाइज़र है, मेजर जॉइंट प्रोमाइज़र रिस्पॉन्सिबल होगा, माइनर जॉइंट प्रोमाइज़र रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर माइनर जॉइंट प्रोमाइज़र अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने से मना करता है तो माइनर जॉइंट प्रोमाइज़र के अगेंस्ट एक्शन नहीं होगा, लेकिन मेजर के अगेंस्ट एक्शन होगा। उसके लिए उस लायबिलिटी को पूरा करना ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद जो रूल आता है वो है माइनस राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरिन। माइनस राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरिन का मतलब लॉ ने माइनर को ये अधिकार दिया हुआ है कि माइनर प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, अपने नाम से रख सकता है, वो उसका बेनिफिशरी बन सकता है, उसका एडवांटेज ले सकता है। इस बात के लिए उस पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। नेक्स्ट इसमें जो रूल आता है वो है माइनर कैन बी अ प्रोमाइजी एंड ए बेनिफिशरी। माइनर कैन बी अ प्रोमाइजी और बेनिफिशरी का मतलब माइनर एग्रीमेंट तो कर ही सकता है, वो उस एग्रीमेंट का फ़ायदा भी ले सकता है, उससे एडवांटेज भी ले सकता है, चीज़ भी एक्वायर कर सकता है, पैसा भी एक्वायर कर सकता है। इस चीज़ के लिए उसे रोका नहीं गया है। लेकिन यहाँ अगर वो बेनिफिशरी बनता है तो उसकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करे। लेकिन अगर वो उसे नहीं करता, उसे पूरा नहीं करता है, तो उस केस में उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है सारे रूल्स के अंतर्गत, वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही होगी। लेकिन इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि माइनर बिना मतलब हर जगह से एडवांटेज लेने की कोशिश करता रहे। फिर इसके बाद इसमें एक और रूल है, वो है कि अगर एक माइनर गलत काम करता है, जिसे टॉर्ट्स TORT टॉर्ट्स का मतलब होता है सिविल रॉन्ग, अपराध जिसे आप कहते हैं, उसके बारे में रूल है लायबिलिटी फॉर माइनर
फॉर टॉर्ट्स, अगर एक माइनर टॉर्ट्स करता है, वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, किसी पर वो हमला कर देता है, किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वो सेक्सुअली असाल्ट करता है किसी पर, वो फ्रॉड करता है, गबन करता है, तो ऐसी सर्कमस्टांसेस जो इंडियन पेनल कोड में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ मानी गई हैं, उन कामों के लिए माइनर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। उसके लिए जो भी पनिशमेंट होगी वो रूल्स के हिसाब से उस पर लगाई जाएगी। ऑफ कोर्स उसके लिए जो अलग से कोर्ट्स बनाए गए मामला वो वहाँ उस कैटेगरी में सुना जाता है। लेकिन ये अगर टॉर्ट्स की कैटेगरी में वो कोई भी काम करेगा तो माइनर आपराधिक गतिविधियों के लिए जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। फिर इसके बाद एक और रूल आता है, वो है माइनर कैन नॉट बी एडजस्ड इंसॉल्वेंट। माइनर कैन नॉट बी एडजस्ड इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि माइनर को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि माइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी स्टेज पर हमने कहा कि वो होती नहीं है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वहाँ भी वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी होती है तो उसे उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए और उसमें से लायबिलिटी को पूरा करने के लिए कहा जा सकता है। तो इसका मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में माइनर को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता। दिवालिया मतलब इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसकी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है और उसके मुकाबले उसके पास असेट्स बहुत कम हैं, तो इंसॉल्वेंसी एक्ट में उसे दिवालिया घोषित किया जा सकता है और उसकी प्रॉपर्टी को बेच करके प्रपोर्शनेटली जिन लोगों के टुवर्ड्स उसकी लायबिलिटी थी वो उस लायबिलिटी पूरी की जाती हैं। लेकिन माइनर को हम दिवालिया घोषित नहीं कर सकते हैं। नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के केस में या अपने बेनिफिट के लिए अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में अगर कोई हालात बनते हैं तो वो दिवालिया वाली स्टेज पर आ सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जब हम इन्हीं सारे रूल्स को अब हम सम अप करें, इन सब का अगर हम कंक्लूज़न निकालें, समरी निकालें, तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, वो ये है कि क्या माइनॉरिटी एक ब्लेसिंग है, माइनर होना एक वरदान है, क्या माइनर एक स्पेशल एडवांटेजियस पर्सन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें माइनर जो मर्जी कॉन्ट्रैक्ट कर ले, जहाँ से मर्जी बेनिफिट ले ले, जिस मर्जी तरह का बेनिफिट ले ले, वो झूठ बोल ले, वो सारे बेनिफिशरी भी बन जाए और वो लायबिलिटी भी पूरी ना करे, तो उसको पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। प्रॉपर्टी अगर उसके पास नहीं है तो फिर वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब माइनर होना अपने आप में एक वरदान हो गया। इसका मतलब जैसे हम बोलेंगे कि उसको माइनॉरिटी का मतलब उसके पास अलादीन का चिराग आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स माइनर होना एक ब्लेसिंग की तरह से माना जा सकता है। वो स्पेशली प्रोटेक्टेड पर्सन है, लॉ उसे सपोर्ट करता है, जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट करती है, सिस्टम उसे बचाने की कोशिश करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जाती है। लेकिन उसके पीछे जो रैशनल है, जो हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, वो यही है क्योंकि वो अभी उतना मैच्योर नहीं है, उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल उतनी नहीं है, उसके पास अभी इतनी दिमागी ताकत नहीं है कि वो समाज के भले और बुरे को सही तरह से समझ सके। समाज में बुरे लोगों से बचाने के लिए, चालाक चतुर लोगों से उसको बचाने के लिए लॉ उसे एक स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जुडिशरी जो उसकी एडवाइजरी होते हैं, जो जजेस होते हैं वो उसके सेवक होते हैं, जो कानून होता है वो उसका गार्डियन होता है। वैधानिक कार्रवाई यानी कि लीगल प्रोसीडिंग्स के समय उसकी पूरी तरह से कमियां अगर होगी तो उन्हें भी माफ़ किया जाता है, उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जाता है। तो माइनर होना एक वरदान ना होकर के एक स्पेशल ब्लेसिंग की कैटेगरी, स्पेशल प्रोटेक्टिव पर्सन की कैटेगरी में ज़रूर मेंशन किया जा सकता है। क्योंकि अगर इसे हम वरदान कहें तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, वो अभिशाप भी हो सकता है कि अगर माइनर किसी भी स्टेज पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो लोग उसकी मदद करना ही छोड़ देंगे। तो इसका मतलब जो ब्लेसिंग है वो क्या हो जाएगी, उसके लिए कर्स हो जाएगी। तो इसीलिए माइनर होना एक ब्लेसिंग तो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स माइनर एक स्पेशल प्रोटेक्टेड जोन वाली कैटेगरी में ज़रूर आता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो आपको माइनर के साथ किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट की लीगल पोजीशन में मेंशन करने हैं। फाइनल एग्ज़ाम के हिसाब से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि माइनर का मतलब क्या होता है और माइनर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट की लीगल पोजीशन क्या होती है। इस चैप्टर के इस पार्ट में हम इतना ही कवर करेंगे। इस चैप्टर का जो छोटा सा एक हिस्सा रह गया है वो हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे। थैंक यू।